सर, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तो उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी का जहरीला खेल शुरू हो गया और इसके लिए इन्होंने जमीन तैयार की है दिल्ली की। वो दिल्ली जिसने साल भर पहले दंगे देखे थे, जिसमें 70 लोग मारे गए थे दोस्तों। उस वक्त वहां जिस तरह की स्क्रिप्ट को फॉलो किया जा रहा था, जिस तरह की पटकथा का अनुसरण किया जा रहा था, बिल्कुल वही पटकथा अब शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं, उनकी दिल्ली पुलिस खामोश हैं। कल जो जंतर मंतर पर हुआ, किस तरह के आरोप लगाए गए दोस्तों, वो मैं आपको नहीं बतलाऊंगा, मगर ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर यति नरसिंहानंद सरस्वती के जो चमचे हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ जहरीले नारे लगा रहे हैं। काटो बांटो, इस तरह के जहरीले नारे वहां लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कल हुआ क्या। दरअसल जंतर मंतर के अंदर अश्विनी उपाध्याय नाम का भारतीय जनता पार्टी का एक चाटुकार, इसने एक सभा का आयोजन किया और उस सभा के आयोजन के एवज में वहां पर कई लोग पहुंचे और जिस तरह के जहरीले नारे वहां पर लगाए गए, उसका कोई सानी नहीं है दोस्तों। जिस तरह से पत्रकारों को वहां पर टारगेट किया गया, मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इन दो चीजों की तरफ। प्रधानमंत्री 6 अगस्त को आपने विदेशों में जो हमारे राजदूत हैं उन्हें संबोधित किया। यही नहीं, आज आपने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बहस हुई, उसे भी संबोधित किया। यह बहस जो थी मैरिटाइम सिक्योरिटी पे थी, यानी कि आप दो विदेशी मंचों पर थे। एक तरफ आप अपने ही राजदूतों को संबोधित कर रहे थे और दूसरी तरफ आपने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मैरिटाइम सिक्योरिटी पर भाषण दिया। मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब जंतर मंतर के अंदर, जो कि संसद भवन से बस चंद कदमों की दूरी पर है, जो कि आपके घर से चंद कदमों की दूरी पर है, मैं यह समझना चाहता हूं आप किस आधार पर दुनिया को संबोधित कर रहे हैं, जब दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर इस तरह के जहरीले आरोप लगाए जा रहे थे, इस तरह के जहरीले बयान दिए जा रहे थे और आपकी पुलिस अब भी खामोश है। क्या आप ये बात भूल गए कि दिल्ली ने दंगों की विभीषिका देखी थी, जिसमें 70 लोग मारे गए थे? और इस बार भी दोस्तों वही चेहरे फिर से दिखाई दे रहे हैं, वही अंदाजे बयां फिर से दिखाई दे रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इन लोगों ने जहर किस तरह से नस नस में लोगों के भर दिया है। आलिशान जाफरी नाम के पत्रकार हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि 10 साल के बच्चे इस तरह के बैनर्स जो हैं वो लेकर खड़े हुए थे और यह बैनर में क्या लिखा हुआ है? इस्लाम का विनाश। इस तरह के लोग आए हुए थे वहां पर, यानी कि दिल्ली में जो जबरदस्त दंगे हुए, उससे भी बड़ा कुछ करने का प्रयास यहां पे किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आप शामिल कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, इन्होंने अपने अंदर किस तरह का जहर भर दिया है कि छोटे छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। बात यहां नहीं रुकी, अब एक वीडियो आप देखने जा रहे हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। यह वीडियो है नेशनल दस्तक के पत्रकार अनमोल प्रीतम का। भीड़ उन्हें घेर लेती है और फिर उनसे कहती है जय श्री राम के नारे लगाओ। अनमोल प्रीतम वहां पर सिर्फ काम करने आए थे और उससे भी बड़ी बात, किसी को जय श्री राम बोलने पर कोई आपत्ति नहीं है, मगर जो लोग राम की तौहीन कर रहे हैं उनके कहने पर मैं थोड़ा ना जय श्री राम बोलूंगा। तुम लोग राम के मायने समझते हो? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या तुमने देश को किस तरह से चलाया जा सकता है, संवैधानिक मर्यादाएं हैं, क्या उसे समझने या उसे सीखने का प्रयास किया है? और आज तुम लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, या तुम्हारे कहने पर कोई जय श्री राम बोलेगा? ढेरों मिसालें मैं आपको बतला चुका हूं दोस्तों। कल दिल्ली के जंतर मंतर में किस तरह का नंगा नाच हुआ और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से खामोश है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर हैं ये शख्स राकेश अस्थाना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी बताए जाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बहुत करीबी बताए जाते हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, राकेश जी, क्या आपको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर इसलिए बनाया गया है कि आपकी नजरों के सामने इस तरह के वीडियो सामने उभर कर आए जिसमें ये भटके हुए नौजवान जो हैं इस तरह की बातें कर सकें? बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है दोस्तों। और इसकी एक और मिसाल मैं आपको देखता हूं। देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल आज तक, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इस तरह का कार्यक्रम, इनका हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था पंचायत आज तक, उसमें चलाया गया। आप देख सकते हैं हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के प्रतीक मंच पर दिखाई दे रहे हैं और यहां पर बहस कराई जा रही है। मंच पर मौजूद हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो सिर्फ 100 सीटें लड़ रहे हैं।
मगर आज तक की मानी जाए तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सबसे गंभीर चुनौती असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो इस तरह का प्रोपेगेंडा, देखिए इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि ये किस तरह से धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से देखिए आपकी स्क्रीन पर, ऊपर से ये जानते हैं कि अगर इन चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो गया, यानी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया, जैसे कि आज तक अपने न्यूज चैनल पर यह कर रहा है, तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही हिंदू मुस्लिम वाली बात होती है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना नामुमकिन है। दुख की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जितना ज्यादा असुरक्षित महसूस करेगी, जितना ज्यादा अपने आप को राजनीतिक मुश्किल में महसूस करेगी, वो इसी तरह से सांप्रदायिक उन्माद पैदा करेगी। और यही नहीं दोस्तों, अगर मार्च में ये लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव जीत गए, यानी कि पार्टी को अपने दम पे कम से कम 200 सीटें आ गई, तब यह उन्माद और भी चरम पर जाएगा। देश की जनता दोनों तरफ से फंस गई है। देश की जनता का वो नागरिक जो इस देश के अंदर शांति चाहता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल चाहता है, अपने बुजुर्ग मां बाप के लिए एक सुरक्षित माहौल चाहता है, उसके लिए ये लोग ये हालात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जिम्मेदार है इसका। मैंने कहा ना, उसी पटकथा का अनुसरण हो रहा। आपको याद होगा दिल्ली दंगों से पहले यह शख्स कपिल मिश्रा आया था, पुलिस की मौजूदगी में इसने धमकी दी थी। वो धमकी याद है या मैं फिर से याद दिलाऊं आपको? फिर से सुनिए वो धमकी। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय। और इसकी इसी धमकी के कुछ ही दिनों बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आदान प्रदान होता है सूचना का। यह खुद दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट थी और उसी के चलते दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, फिर से ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये इन्हीं वीडियोस के अंदर जहरीले नारे लगाए गए जब नागरिकता बिल के खिलाफ शाहीन बाग में आंदोलन होता है। तब तो दिल्ली पुलिस के जरिए आप लोग दबाव करते हैं, जामिया मिलिया में आप लोग बल प्रयोग करते हैं, जेएनयू के अंदर आप लोग बल प्रयोग करते हैं, मगर इनके ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं है, इन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश के अंदर, दिल्ली के अंदर दंगों का माहौल पैदा कर रहे हैं भाई। इन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। मैं आपसे एक सीधा और सरल सवाल पूछ रहा हूं। मैंने कहा उसी पटकथा का अनुसरण हो रहा है दोस्तों। मैंने जिक्र किया आपको कपिल मिश्रा का। यही कपिल मिश्रा, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसने यति नरसिंहानंद सरस्वती का साथ दिया था। इसका यह वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। 12 लाख रुपए आ चुके हैं स्वामी यति नरसिंहानंद के मंदिर, जीवन और मिशन के लिए। भाई संजीव संस्कृत के साथ मैं इस अभियान में आपका सहयोग मांग रहा हूं। यह आदमी यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए 12 लाख रुपए जमा कर रहा था। दिल्ली दंगों से पहले इसका भाषण आता है। इसी तरह से वो यति नरसिंहानंद सरस्वती जो कि समाज में जहर फैलाने का काम कर रहा है, उसके लिए यह पैसे इकट्ठा कर रहा है। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई भक्त कहेंगे, जो लोग इनके दिमाग में इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम का जहर डाल दिया है, आप लोग कपिल मिश्रा से सहमत दिखाई देंगे। मगर जिस यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था, मैं बतलाना चाहता हूं कि इसने हमारे हिंदू धर्म की महिलाओं का किस तरह से अपमान किया। अदब हिंदुस्तान नाम का यह ट्विटर हैंडल है। इन्होंने यति नरसिंहानंद सरस्वती के कुछ बयान पेश किए हैं। मैं उसके बयान नहीं सुनाऊंगा, मगर एक एक करके ट्वीट आपके सामने आएगा। उसने क्या क्या कहा यह मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला बयान इसने दिया, देखिए किस तरह से हिंदू महिलाओं का अपमान कर रहा है। मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को संतुष्ट करने में, यानी सेक्सुअली संतुष्ट करने में बेहतर हैं, हिंदू लड़के हिजड़े हैं, यह आदमी कह रहा है, यति नरसिंहानंद सरस्वती। आगे देखिए इसने क्या कहा। जब हिंदू लड़का या हिंदू मर्द काम पे जाता है तो उसके काम पे जाने के बाद मुसलमान आपके घर में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर, ऑनलाइन डिलीवरी बॉय बन के आते हैं और वो हमारी महिलाओं को आकर्षित करते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों, इससे ज्यादा हिंदू धर्म की महिलाओं का अपमान नहीं है तो क्या है।
यह हमारे हिंदू धर्म के लड़कों के बारे में किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, आगे क्या कहता है दोस्तों, ये देखिए। अधिकतर वेश्याएं, कॉल गर्ल्स हिंदू लड़कियां हैं। और यही नहीं दोस्तों, हिंदू और मुसलमान लड़कियों के बारे में और भी अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। यह वो आदमी है यति नरसिंहानंद सरस्वती जो लगातार समाज के अंदर जहर फैला रहा है। इसके लिए पैसा इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा है? यह शख्स कपिल मिश्रा। क्या आप ये तार नहीं देख रहे हैं? ये अदृश्य तार नहीं देख रहे हैं? अरे ये तो अदृश्य तार भी नहीं है, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता दिल्ली के अंदर और दिल्ली के जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की नींव पैदा कर रहा है, उन लोगों के जरिए जो समाज के अंदर जहर पैदा कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत सरल और बहुत सहज अंदाज में पूछ रहा हूं, यहां पर दोष किसका है? मैं आपसे एक बहुत ही सरल और सहज सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ये लोग लगातार दिल्ली में इस तरह से दंगे पैदा करते रहेंगे और हम जिएंगे कैसे? आप और हम जिएंगे कैसे, मुझे बताइए ना। बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है अगले 1 या 2 महीनों में। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर का डर और दूसरी तरफ जंतर मंतर के अंदर, फिर से ये वीडियो देखिए, जंतर मंतर के अंदर इस तरह से जहरीले बयान, दिल्ली के अंदर माहौल खराब किया जा रहा है और सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। और सबसे दुख की बात यह दोस्तों कि मीडिया ने इन खबरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इन खबरों को उठाया भी जाएगा तो जो लोग जहरीले नारे लगा रहे हैं ना, उनके पक्ष में ये लोग प्रोपेगेंडा चलाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज तक का वो स्क्रीनशॉट मैं फिर दिखा रहा हूं दोस्तों, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल और इस तरह के कार्यक्रम चला रहा है जिसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म के प्रतीकों में मुकाबला करते हुए दिखाया गया है। बात यहां नहीं रुकती। इसी पंचायत आज तक में मैंने देखा था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मंच पर थे और उनका इंटरव्यू 3 लड़कियां कर रही थी। इनमें से किसी भी पत्रकार ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कटघरे में नहीं खड़ा किया असली मुद्दों के लिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से यह भी सवाल नहीं किया कि जिस हाथरस में रातों रात लड़की का शव जला दिया गया था, रातों रात शव जला दिया गया था, उन लड़कियों के खिलाफ आपका प्रशासन बयान दे रहा था कि उनका रेप नहीं हुआ। उन लड़कियों के खिलाफ जो आपके प्रशासन का बयान था, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई थी। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा। किसी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल नहीं पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं। बदायूं में 50 साल की महिला का रेप एक महंत करता है और उसको मारकर उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। हाथरस आप और हम सब जानते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे पे जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे, क्योंकि हम ये ना भूलें कि गैंगस्टर विकास दुबे ने जब हमारे 8 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों का नरसंहार किया था, तब एक डीएसपी ने लेटर लिखा था पुलिस के आला कमान को कि किस तरह से उस थाने का जो इंचार्ज है मिला हुआ है गैंगस्टर विकास दुबे के साथ। उस मामले की क्या जांच हुई, मुझे बताइए आज तक। यही नहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो सबसे करीबी नौकरशाह है, जिनकी पत्नी एक लोक गायिका है, वो एक गैंगस्टर के रिश्तेदार की शादी में दिखाई देते हैं। यह सवाल किसी ने पूछा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से? मैं देख रहा था दोस्तों, उस पंचायत में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लगातार, जिसे कहते हैं ना, फुल टॉस पे फुल टॉस दी जा रही थी। और हां, जैसे अखिलेश यादव आए तो अखिलेश यादव को ग्रिल किया जा रहा था, मानो पिछले 5 साल से उनकी सरकार चल रही है। मैंने देखा राकेश टिकैत का जो महिला एंकर इंटरव्यू कर रही थी, उनके नथुने लगातार फूल रहे थे। राकेश टिकैत किसानों के एक नेता हैं। उनकी चमड़ी उधेड़ने की धमकी कोई और नहीं बल्कि ट्विटर के अंदर बीजेपी का एक ट्विटर हैंडल दे रहा था, आधिकारिक ट्विटर हैंडल दे रहा था। क्या यह सवाल आपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछा? आपने नहीं पूछा। डरपोक है हमारी मीडिया दोस्तों, और उनके डर के चलते समाज के अंदर डर फैलाया जा रहा है। क्योंकि अगर यह सत्ता से सवाल पूछते कि तुम मेरे समाज के अंदर इस तरह का जहर क्यों बो रहे हो, तो सरकार 2 बार सोचती, भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 बार सोचते इस तरह के अराजक लोगों का साथ देने के लिए। बल्कि सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि ये जो तमाम नेता हैं, इनके दोस्त हैं। ये जो जहर पैदा करने वाले नेता हैं समाज के अंदर, इनके दोस्त हैं न्यूज चैनल्स के अंदर बैठे हुए संपादक, रिपोर्टर्स। उनके साथ दोस्ती करने में ये गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह हकीकत है इस देश की, यह हकीकत है इस मीडिया की। बहुत ही खतरनाक खेल हो रहा है दोस्तों।
और आप अंदाजा लगाइए, अभी तो उत्तर प्रदेश में 7 महीने हैं बाकी चुनावों में। इन 7 महीनों के अंदर इन्होंने उत्तर दिल्ली के अंदर नींव रख दी है। तार लगातार जुड़ रहे हैं। एक बीजेपी का चाटुकार अश्विनी उपाध्याय एक जहरीले आयोजन करता है और फिर हाथ खड़े कर लेता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इनसे। यति नरसिंहानंद सरस्वती लगातार इस तरह के बयान दे रहा है। इनमें से कौन है जेल में, मुझे बताइए। अश्विनी उपाध्याय ने इस तरह का जहरीला आयोजन किया, इसे जेल में क्यों ना डाला जाए? दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? ये जो यति है आदमी, ये क्यों इस तरह से बच जाता है हर बार? कपिल मिश्रा का नाम चार्जशीट में क्यों नहीं है दिल्ली के दंगों में? तुमने जिन लोगों को आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद कर रखा है, उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। बस आपने आतंकवाद की धाराएं उनके खिलाफ इस्तेमाल कर दी, लिहाजा मामला वहीं का वहीं फंस गया। बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही खतरनाक खेल है जो खेला जा रहा है। यह मत सोचिए कि मुसलमानों को टारगेट करने से, उनके बारे में अभद्र बातें करने से नुकसान सिर्फ उनको होगा। नहीं, जब एक दंगा होता है तो नुकसान सबको होता है, धंधा बर्बाद होता है, ठीक है। जान जब जाती है, गोली जब चलती है, तो यह पूछ के नहीं निकलती है कि मैं मुसलमान को लगूंगी या हिंदू को लगूंगी। नहीं, यह मत भूलिए। यह देखा था आपने यति नरसिंहानंद सरस्वती औरतों के बारे में, हमारी हिंदू औरतों के बारे में किस तरह के अपशब्द कह रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने तीखे तेवर तो अपना लिए, मगर ये जेल के अंदर क्यों नहीं है? पुलिस इससे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? मैं जानना चाहता हूं, क्यों? क्या मजबूरी है आपकी? दुख की बात यह है दोस्तों कि आप जानते हैं पिछले 45 सालों में बेरोजगारी की सबसे खराब हालत है देश में। यानी कि रोजगार को लेकर इतनी बदतर स्थिति पिछले 50 सालों में नहीं हुई जितना अब पिछले 7 सालों में मोदी राज में हो रही है। अब जो युवा है उसका ध्यान कैसे भटकाया जाए? तो इन्होंने क्या किया, उन्हें एक काल्पनिक दुश्मन दे दिया और उस काल्पनिक दुश्मन को ये लोग लगातार निशाना साधते रहते हैं। सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा तरीका देखा है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, मगर ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं इसके जरिए आप हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों को संबोधित तो कर रहे हैं, मगर देश की क्या बदनामी हो रही है, इंडियन पासपोर्ट की क्या बदनामी हो रही है, क्या आपको इस बात का अंदाजा है? एक जमाने में इंडियन पासपोर्ट का एक रसूख होता था। धीरे धीरे आप देश का जो मजाक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उड़वा रहे हैं, देश की जो बदनामी करवा रहे हैं इस तरह के आयोजन पर खामोशी अख्तियार करके, आप देश का जो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप फूट डालो और शासन करो की राजनीति से, अंग्रेजों के उस फलसफे का इस्तेमाल करके आप 2024 में भी सत्ता में आ जाएं, 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ जाएं, मगर इतिहास आपको कोई महान व्यक्ति के तौर पर याद नहीं करने वाला है, एक महान पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर याद नहीं करने वाला है। आपको समाज के अंदर सिर्फ जहर बोने के तौर पर याद किया जाएगा। और राष्ट्रवाद की दुहाई तुम देते हो। इत्तेफाकन कल ही भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी थी दोस्तों। वो भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था, वो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान चली गई। आरएसएस ने साथ नहीं दिया था। जी हां, जाने माने इतिहासविद पुरुषोत्तम अग्रवाल का यह भी कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, जो कि उस वक्त बंगाल की सरकार में शामिल थे, उन्होंने अंग्रेजों को बाकायदा खत लिखा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन का साथ नहीं दे रहे हैं। इसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बल्ले बल्ले भारतीय जनता पार्टी करती है, जय जयकार करती है। ये लोग हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। बेबाक में बस इतना ही। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।